हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की फाइनल क्लासेस। ये जो क्लास है इसमें अपन कुछ नया नहीं सीखेंगे, बल्कि क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो ये देखेंगे अपन कैसे अपन लिमिटेड नॉलेज से ज्यादा कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। शायद वो मार्क 1 या 2 नंबर ज्यादा हो, या कई बार अपनी किस्मत अच्छी रहे या थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा रहे तो अपन 10 से 15 नंबर का डिफरेंस ला सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज का यूज करके। तो कैसे करना चाहिए पेपर अटेम्प्ट, यही अपना मेन आंसर होगा, यही मेन डिस्कशन होगा इस पूरे वीडियो में। तो यहां पर मैं कोई भी नई चीज नहीं करूंगा, बट 2021 का आरओ और एआरओ का पेपर मैं आपके सामने अटेम्प्ट करूंगा। और कैसे अटेम्प्ट करूंगा ये कंसिडर करते हुए कि मुझे बहुत मिनिमल चीजें पता है, तब मुझे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, बिना पढ़े मुझे कैसे आंसर निकालना चाहिए। दिस वुड बी द एजेंडा। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको नेशनल लेवल का पढ़ाया है तो सिर्फ मैं नेशनल लेवल के ही 2021 के क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा, जो 3 पार्ट के वीडियोस में मैं आपको कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहला क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन था 2021 का प्रीलिम्स का पेपर है, यूपीपीएससी का आरओ का। कंटिन्यू करते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल कौन सा है जो फॉसिल फ्यूल्स के बाद इंडिया की एनर्जी नीड के लिए कंट्रीब्यूट करता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल है। अब देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर नहीं मांगा है, तो मुझे अपना दिमाग लगा के इसको एड्रेस करना है। अब विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक बात बहुत साफ है कि मुझे पता है कि 2011 में एक मेजर जापान में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। उसके बाद से न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा से और ज्यादा कम होते रहा है, ट्रेडिशनली भी ज्यादा प्रेजेंट नहीं था। तो न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा विंड एनर्जी में भी बहुत ज्यादा कभी प्रोग्रेस हुई नहीं, बहुत ही लिमिटेड था। तो विंड भी नहीं होगा। आंसर होगा या तो हाइड्रो या तो सोलार। यदि आपको बेसिक्स पता है तो सोलार एनर्जी का कुछ समय में बहुत ज्यादा फोकस किया है, इस वजह से आंसर जो होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली सोलार होना चाहिए। यदि आपको नहीं भी पता है तो हाइड्रो और सोलार में तो आप डेफिनेटली आ सकते हो इन टेक्निक्स को यूज करके। और 2 साल में यदि आप देखोगे, पिछले पर्टिकुलरली कोविड के समय से, यानी कि 2020 से लेकर सोलार के जो टैरिफ्स हैं बहुत तेजी से गिरे हैं, और इसी वजह से सोलार का जो ओवरऑल एनर्जी मिक्स में रेशियो है बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी वजह से इसका आंसर सोलार होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर अपन इन्फर कर सकते हैं बिना एग्जैक्ट नंबर्स पे पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही अपन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी अपन ने कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ उससे लेकर बाद तक सारे इवेंट्स को अरेंज करना है। डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियंस, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा, प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मेरे को मान लो कोई भी डेट्स नहीं पता है, मैं इसको अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं, कैसे करूंगा? एक बात समझना कि यदि अपन बात करते हैं टेक्सटाइल की और जूट की, ये दोनों एक ही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक कॉटन है एक जूट है। तो जो कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये क्या है, बहुत समय से इंडिया में प्रेजेंट है। इवन आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्रेजेंट है, और ये ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हर कोने कोने में है। तो एक बिजनेस माइंड की तरह से आप सोचोगे तो ज्यादा चांस है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बिजनेस वाला पहले इन्वेस्ट करेगा रादर कंपेयर टू जूट। अब ध्यान रखिएगा, ये सारी टेक्निक्स केवल सोचने का तरीका दिखाती है, एब्सोल्यूट टेक्निक्स नहीं है। ये आपको दिखा रही है यदि आपको श्योरिटी नहीं है, डेट्स नहीं पता है, तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यदि मुझे डेट्स नहीं पता होंगी तो मैं उन ऑप्शंस को खोजूंगा जहां पर पहले टेक्सटाइल मिल आ रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन पहले होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन। दिस इज द बेसिक जो मेरे को समझ में आता है। इसके अलावा जितने भी हो, शुगर भी मैं देखता हूं, शुगर भी शायद जल्दी हुआ हो, लेट हुआ होगा, नहीं पता। लेकिन एक बात तो पक्का है, स्टील इंडस्ट्री तो बाद में हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा, और जब तक बाकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती, स्टील इंडस्ट्री का कामकाज बाद में आएगा। सबसे पहले हर तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई है दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, उसके बाद ही स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है। तो इसी लॉजिक से टेक्सटाइल के बाद ही स्टील आएगा, ये तो मेरा पक्का हो गया। यानी कि स्टील वाला मैं देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्डर आना चाहिए, यानी कि 4 शुड बी ग्रेटर देन 3,
ये वाला यहां पर आ रहा है और 4 2 के पहले आना चाहिए। ये लॉजिक करीब करीब ना बैठ जाएगा। तो इस लॉजिक से अपन देखें, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। सेकंड ऑप्शन को अपन देखें तो सेकंड ऑप्शन सही बैठ रहा है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन नहीं हो रहा है। यानी कि बिना डेट एक्चुअली पता किए अपन ने आंसर निकाल लिया, विच इज सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, फिर जूट इंडस्ट्री का, और फिर थर्ड यानी कि स्टील इंडस्ट्री, और लास्ट में शुगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। अब यदि मैं उल्टा सोचा होता तो शुगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जल्दी होना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि अपन ने 2-3 लॉजिक से वेरीफाई किया, और इसी आंसर से जब मैंने एक्चुअल ऑप्शन वेरीफाई किया, आंसर वेरीफाई किया, तो जो शुगर इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल लास्ट में हुआ था। इस तरीके से मुझे एक भी डेट नहीं पता है, लेकिन मैंने सही आंसर इन्फर करके निकाल लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफी में डायरेक्ट कराया है। अब यदि फिर भी मुझे नहीं पता है तो क्या मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए? तो मुझे मेरी नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि ये मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं। ये देखो, नाल सरोवर जो है ये है गुजरात पे, सांभर जो है राजस्थान में है, ये तो फ्रेश वाटर लेक है ही नहीं, तो फ्रेश वाटर बोला है तो डी तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, वैसे आपको इन सारे लेक्स के बारे में मैंने कराया है, क्योंकि ये सारे के सारे रामसर साइट्स भी हैं, तो इसमें पता होना चाहिए। बट नाल सरोवर तो गुजरात का बहुत छोटा लेक है, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा ए या बी में से कोई एक। बट मुझे क्या पता है कि वोलार लेक जो है वो कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर पर एक लेक सिचुएटेड है। ये लेक जब मैं ओरिजिन आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था ये ग्लेशियर के कारण लेक बना था, और ग्लेशिएशन जब हटा था उन सारी एक्टिविटीज की वजह से एक फ्रेश वाटर लेक बना था। तो यदि मुझे कुछ भी नहीं पता है तो नाल सरोवर और सांभर तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं ए या बी में से कोई ऑप्शन को एग्जाम में मार्क कर सकता हूं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पता होना चाहिए कि वुलार लेक है। दिस इज अ इजी क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए था डायरेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, साइक्लोन टॉकटे वाज फॉर्म्ड इन। अब ये 2021 में साइक्लोन बना था, तो उस समय की न्यूज में था, बहुत ही बड़ा साइक्लोन था, इस वजह से न्यूज में था। अरेबियन सी, आज की डेट में नहीं पता है, नॉट टू वरी। नेक्स्ट आता है मिथाली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन। ये भी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2021 में, उसके बाद कोविड के कारण बंद हो गई थी। तो ये मार्च में स्टार्ट हुई थी, फिर बंद कर दी गई थी, इस वजह से ये न्यूज में था। तो ये करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, इसलिए आज की डेट में आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओशन, लेक्स, ग्रासलैंड, मैंग्रोव्स, ये सारे हैं। अब आपने जब भी देखा होगा, जो ये सब पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, कि जो भी इकोटोन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इकोटोन क्या होता है? जो एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होता है, यानी कि दो इकोसिस्टम के बीच में होता है, वो वाला इकोसिस्टम जो होता है उसकी प्रोडक्टिविटी दोनों से न्यूट्रिशन लेती है आजू बाजू वाले इकोसिस्टम से, इसलिए ज्यादा होती है। तो यदि अपन मैंग्रोव्स देखें, मैंग्रोव्स एक इकोटोन है, क्योंकि ये दो इकोसिस्टम्स के बीच में सिचुएटेड है। एक जो नंबर 1 इकोसिस्टम है वो सी का इकोसिस्टम है, और दूसरा इकोसिस्टम है लैंड का। इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है मैंग्रोव्स। इस वजह से आप देखोगे ये सी से भी न्यूट्रिशन लेता है, लैंड से भी लेता है, इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। मुझे बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि मैंग्रोव्स की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मुझे इकोटोन का कॉन्सेप्ट पता है। तो ए और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट अपन आते हैं, ओशन, ग्रासलैंड, लेक्स। अब मुझे एक बात पता है कि पूरे के पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा एरिया कौन सा ऑक्यूपाई करते हैं? ओशन, जो 71% ऑफ द एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, ये अब मुझे पता है। अब इतने बड़े एरिया में फिर भी कोई ज्यादा बायोमास तो है नहीं, ये अपन को पता है। जैसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को इमेजिन करो या कोरल रीफ्स को इमेजिन करो, उनमें बहुत ज्यादा होता है। ओवरऑल बड़े ओशंस में आपको ज्यादा मिलता नहीं है। तो ओशन जो है वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव होता है। तो इवन ग्रासलैंड से ज्यादा ओशन हो, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। इसी वजह से डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सो मैंने आंसर निकाल लिया ये। जो डिफिकल्ट पार्ट था इसमें, ग्रासलैंड और लेक का इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कंपेयर करना,
बिना एग्जैक्ट डेटा के इम्पॉसिबल है अपने लिए। दोनों की दोनों लगभग बराबर रहेंगी। क्या डिफरेंस रहेगा? बिना डेटा के नहीं पता चलेगा। तो ये दोनों निकालना पॉसिबल नहीं। इस क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही करके सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं, What is the quorum required in the state legislature to hold a meeting? ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी है, ये आपसे बनना ही चाहिए। कोरम होता है 1/10 और 10 मेंबर्स मिनिमम, जो भी इनमें में से ज्यादा होगा वो कोरम रिक्वायर्ड होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट बनना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है, इन अ सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड? ये क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए वाइब्रेशन की। लेटर से अपने पास वो नॉलेज नहीं है। सितार मुझे इतना तो पता है कि ये एक, इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं सोचूंगा इस इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप की वेव प्रोड्यूस होगी, क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं? अब देखो, ये डिपेंड करेगा मैं कितना ज्यादा समझ रहा हूं क्वेश्चन को। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया जाता है एंड टू एंड। चाहे गिटार हो, सितार हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वीणा हो, सब में क्या किया रहेगा, दो एंड पर स्ट्रिंग बंधी रहती है। और या इस स्ट्रिंग को क्या, या तो मैं फिंगर से या तो कोई ब्लेड से क्या करूंगा, इसे फ्रिक्शन से हिलाऊंगा, और इसी मूवमेंट से क्या होगा, फाइनल में प्रोडक्शन होगा, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा जिससे आवाज आएगी। तो अब यदि ये फिक्स है तो मुझे क्या देखना है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स दो तरीके के हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है अलोंग द लेंथ, यानी कि इस तरीके से वाइब्रेशन होगा। अब यदि ये दोनों एंड फिक्स हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव तो बन नहीं सकती। तो यदि वाइब्रेशन जो होगा वो इसी में ऊपर नीचे होगा, तो दिस वुड बी ट्रांसवर्स टाइप ऑफ वेव। ये बस मैं दिमाग लगा रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसे आपको एग्जाम में सोचना है शांति से बैठकर। तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। लॉन्गिट्यूडनल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती क्योंकि दो एंड जो है फिक्स है। तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल है ऑप्शन, वो वाले ऑप्शन को मैं काट दिया। ऑप्शन क्या होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि अब मुझे पता है प्रोग्रेसिव क्या होता है, ठीक है, नहीं पता है तो मुझे यहां पर दोनों में से एक को ऑप्शन मारना पड़ेगा। इस तरीके से मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब इस केस में स्टेशनरी में क्या होता है, जब दोनों एंड फिक्स होती हैं तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बीच में उनका एम्पलीट्यूड मैग्नीफाई हो जाता है, इसे कहा जाता है स्टेशनरी। तो आंसर होगा स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बिना इतनी नॉलेज के भी हम थोड़ा सा दिमाग लगा के दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा फिर बेसिकली अपन को मैक्स लगा के अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इन इंडिया बिजनेसेस विथ एन इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ इज नोन एज। अब यदि ये पता है आपको तो ठीक है, नहीं पता तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। ये 2020 में एक्चुअली कोविड के समय एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था और उसके बाद 2021 में एक एक्ट आया था। तो ये करंट अफेयर्स का है। देखो, टाइनी एंटरप्राइज कोई डिफाइन ही नहीं होती है। एमएसएमई जो होती है इसमें होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होती है। ये कौन सी है, ये तीनों डिफाइन किया गया है। तो ये 1 करोड़ वाली जो आती है वो माइक्रो के अंदर आती है। इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहले अलग अलग था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए, उन्हें क्लब कर दिया गया। आज की डेट में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सीजन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, ऑटम, समर, स्प्रिंग, रेनी। अब देखो, ये कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन किसी को भी जो कंफ्यूजन होगा, किसी को भी समर और रेनी के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जो कंफ्यूजन हो सकता है वो ऑटम और स्प्रिंग के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। अब हमें सबको पता है कि जो हिंदू का जो कैलेंडर है वो चैत्य माह से शुरू होता है, जो यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास रहता है। 21 अप्रैल के मार्च के आसपास शुरू होता है। यानी कि पहला मंथ जो भी होगा या तो ऑटम होगा या तो होगा स्प्रिंग। यदि मुझे कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे करूंगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा समर, और समर के बाद फिर आएगा स्प्रिंग या ऑटम जो भी, और उसके बाद फिर आएगा रेनी सीजन। यानी कि एक बात क्लियर है, सबसे पहले सेकेंड ऑप्शन आएगा, उसके बाद आएगा फोर्थ ऑप्शन। दिस इज हाउ आई एम गेटिंग माई, ये मेरे को बिल्कुल क्लियरिटी है। तो किसी भी ऑप्शन में जिसमें फोर्थ पहले आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या किसी में फोर्थ पहले आ रहा है? तो 2 से क्या पहले किसी में फोर्थ आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है।
इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन में स्प्रिंग और ऑटम में कंफ्यूजन है तो इसे आप आंसर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसे एलिमिनेशन टेक्निक से अपन नहीं सॉल्व कर सकते। इस तरीके से आपको हर एग्जाम में दिमाग लगाने रहना, हर क्वेश्चन में। तो एक्चुअली होता क्या है, इस चैत्य माह को बोलते हैं, यहां पर समर के पहले आता है स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद आता है समर, समर के बाद आता है ऑटम, और मतलब ये रेनी वेनी तो आप एडजस्ट कर ही लोगे, रेनी विंटर, उसके बाद आता है रेनी। इस तरीके का ऑर्डर रहता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड द ई राशन कार्ड सर्विस इन द फर्स्ट टाइम। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक दिमाग लगाने का तरीका बता रहा हूं। अब ध्यान रखना, राशन कार्ड की बात कर रहा है। तीन सर्विस जो होती है नॉर्मली, जो खाना होता है ये किस में आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। और यहां पर आप देखोगे इस पीडीएस सिस्टम में क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, चाहे वो आप देखोगे पीडीएस को एक पॉइंट ऑफ टाइम में कभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिप्लेस किया गया है कहीं कहीं जगह, या ई वाउचर से रिप्लेस किया गया है। तो कहीं पर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, कौन सी जगह में किए जाएंगे, ऐसी जगह में किए जाएंगे जहां पर क्या है, पॉपुलेशन छोटी हो, पहली चीज। दूसरा, एरिया कम हो। ऐसा क्यों होगा, ताकि कोई भी चेंज हो आसानी से एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह टेस्ट किया जाए और उसे निकाला जाए, इस तरीके से होगा। तो क्या इतने बड़े बड़े एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। ये कब, हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी में किया जाता है। तो ये जो है, भले ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट ऑप्शन ऐसे देने के कारण ये बहुत ज्यादा इजी बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि इसमें ऑप्शन मान लीजिए ये रहता, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़ या गोवा, ये चार ऑप्शन रहते ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और टफ बन जाता। लेकिन इसमें बहुत आसान से दिल्ली करेक्ट हो रहा है और दिल्ली ही आंसर था। आप बिल्कुल लॉजिक से भी अराइव कर सकते थे। क्या ये सारी टेक्निक्स फुल प्रूफ है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सीवियर कंपटीशन होता है, तो आपको कुछ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, कुछ लॉजिक लगाना है जिससे आप कुछ नंबर ज्यादा पाओ। ध्यान रखिएगा, हो सकता है इन टेक्निक्स में आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं, बट बिकॉज नॉर्मली जो नेगेटिव रहती है 1/3 रहती है, इसी वजह से यदि आप एलिमिनेशन के साथ 4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है और 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो भी आप 0 गेम में हो। यानी कि एक तो पहले आपने एलिमिनेशन यूज करके टेक्निक, आप एक ऐसे उसमें आ गए जहां पर आप ज्यादा फेवरेबल में हो, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद दिमाग लगा के आप ऐसे कर रहे हो, तो मैथमेटिकली स्पीकिंग आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन कौन से ईयर? ऑप्शन देखो, 2013, 9, 5, 1। अब अगेन किसी को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पता है तो मैं दिमाग में ऐसे लगा सकता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि कुछ डिजास्टर हुए होंगे जिसमें बहुत बड़े डिस्ट्रक्शंस हुए होंगे, उसी के बाद जरूरत हुई होगी कि कोई सेंट्रल लेवल का एक्ट पास हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसी एक्ट को कहा जाता है, उसके लिए इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, ऐसा कहा जाएगा। तो हुआ था 2001 में एक भुज अर्थक्वेक आया था, 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, इन दोनों के बाद आएगा। यदि जो ऑप्शन है मैं देखूं, 2013 में तो नहीं है, 2009 में नहीं है, बहुत लेट है, उसके पहले से एग्जिस्ट करती थी, 5 या 1 में डाउट हो सकता है। अब 1 में अर्थक्वेक आया, और क्या पार्लियामेंट हमारा इतना फास्ट है कि तुरंत बन जाए? थोड़ा सा अनलाइकली है, तो इस हिसाब से 2005 मारना ज्यादा सूटेबल है। क्या ये फुल प्रूफ है? नहीं है फुल प्रूफ टेक्निक। क्या मैं ऐसे मारूंगा? यदि आपको लगता है कि आप बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस तरीके से दिमाग लगा के प्लीज अटेम्प्ट करिए, आपकी सिलेक्शन की चांस ज्यादा हो जाए। यदि कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा है, तो क्या मुझे ऐसे तुक्का मारना चाहिए? नहीं, आपको तुक्का मारना है तो वो अपना दिमाग लगा के, रैशनल लगा के ऐसे मारना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, Given below are 2 statements, one labeled as assertion and other as reason. आपको देखना है assertion reason में से कौन से सही है। सबसे पहले, दादा भाई नारोजी organized the East India Association in 1866 in London
to discuss on Indian questions. Next reason, he wanted to influence the British public opinion. अब ध्यान रखिएगा, ये जो बातें हैं ये किया जा रहा है 1866। 1905 के पहले जो भी फेज था वो क्या था? मॉडरेट फेज था। मॉडरेट फेज में एक बात अपन ने बहुत क्लियरली बात करी थी कि जो ब्रिटिश है उनके परोपकारी नेचर पर माना जाता था कि ब्रिटिश बाय नेचर अच्छे हैं, और यदि ये लोगों को पता रहा तो ब्रिटिश को पता रहा तो वो हमारी हेल्प करेंगे। यही चीज, ताकि ब्रिटिश को इंडिया की कमियां हैं वो पहुंचाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां हैं तो सही होगा, उससे एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया जाएगा। तो यानी कि रीजन तो पक्का सही है। यदि अब मुझे मान लो, हालांकि ये बहुत फेमस है और ये स्टेटमेंट भी सही है, यदि नहीं पता रहेगा तो क्या मैं मान सकता हूं कि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो प्रोबेबिलिटी सही है, तो ये या तो यस होगा या तो नो होगा, दोनों में से एक होगा। ये हालांकि बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए, मैंने भी कवर कराया है। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग। असर्शन इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यदि आपको पहला नहीं पता है तो भी आपके दो ऑप्शन तो इसमें में से एलिमिनेट हो जाएंगे दिमाग लगा के, और फिर आप बाकी को दो में से एक मार सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, इसमें ये इवन आई वॉज नॉट अवेयर, जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता था, आई हैड टू गूगल इट, उसके बाद मुझे रिपोर्ट से पता चला। तो इसका आंसर शायद मणिपुर है, इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि देखो सारे जो स्टेट्स हैं वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं। अब इसमें यदि मैं कोई तुक्का भिड़ाऊं तो हो सकता है गलत हो जाए, तो यदि मुझे नहीं पता है तो मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। कई बार छोड़ना भी ज्यादा फायदेमंद रहता है, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में रशिया, चाइना, यूएस, जापान। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हालांकि मुझे डायरेक्टली पता था, आपको पता है तो ठीक है, इसका आंसर चाइना है। चाइना को बोला भी जाता है, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया को, पर्टिकुलरली चाइना को ये सब बोला भी जाता है राइस एंड फिश कल्चर। वेस्ट बंगाल को भी बोला जाता है, और चाइना की पॉपुलेशन बड़ी है, कोस्टलाइन बड़ी है, तो चाइना ही मैं तो एग्जाम में मारता यदि मुझे पता नहीं रहता तो भी। नेक्स्ट है, हाउ टू आइडेंटिकल बल्ब शुड बी कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम लाइट। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, ये आपको पता होना चाहिए। सीरीज में क्या होता है, दोनों को लाइन बाय लाइन कलेक्ट कर दिया जाता है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है, लेट अस से 1 है तो दोनों का कंबाइन हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या होगा, पावर कम हो जाएगा। सो बेसिकली वही है, V इज इक्वल टू IR होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो जो पावर, नेट पावर है वो कम हो जाएगा। तो जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो कम हो जाता है, और यदि दोनों रहेंगे पैरेलल में तो क्या होता है, इक्वल रहेंगे तो R/2 हो जाता है। यहां पर दोनों RR रेजिस्टेंस के हैं तो इसका रेजिस्टेंस 2R हो जाता है, पैरेलल में R/2 हो जाता है, तो पैरेलल में क्या होगा, तब ज्यादा लाइट ग्लो करेगी। ये तो आसान है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यहां करेक्टली मिस आउट हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013। सही बात है, ये तो बहुत कॉमन एक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, पार्टनरशिप एक्ट। अब देखो ये जो बाकी सारे एक्ट है ना, ये ना तो पेपर में कॉमनली आते हैं, ना तो ये अभी 10-20 सालों में है, तो ये जो है ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है अनलेस एंड अनटिल आपने कोई एक्ट के बारे में डेप्थ में पढ़ रखा है, एटलीस्ट डेट वाइज। तो आई कैटेगराइज दिस ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन। यदि आपको पता है तो अटेम्प्ट करिए। मुझे इसमें ए तो डेफिनेटली पता था, और मुझे इसमें पार्टनरशिप एक्ट भी पता है क्योंकि मैंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली हुई थी तो उसमें मुझे पता था। तो क्या बी और डी में क्या होगा आंसर, ये आपको यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है अपनी नॉलेज के हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए। ये जो है बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअली 1872 में, मैंने जब बाद में देखा तो 1872 में ये पास हुआ था। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पता है अटेम्प्ट करो, नहीं पता है तो छोड़ दो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, which of the following is not one of the 12 हृदय cities chosen for the development of heritage city। नाम से ही दे रहा है कि हृदय में है हेरिटेज सिटीज। अब हेरिटेज सिटीज में ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये पुरानी स्कीम है। अब यदि मुझे नहीं पता रहेगा तो गया, पुरी, वारंगल और आगरा। आगरा आज की डेट में हेरिटेज सिटी कंसिडर कम की जाती है। आप देखो गया, पुरी और वारंगल सब टेंपल टाउन से इनको कंसिडर किया जाता है, तो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ज्यादा है, तो आंसर होगा आगरा।
पता है, ठीक है, नहीं नॉलेज है तो एटलीस्ट आपको 2 और 3 में तो पता होना चाहिए। ये जो आएंगी ये प्रसाद स्कीम जो चलती थी उसके अंदर आएंगी, तो 2 और 3 तो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 और 4 में डाउट हो सकता था, उन दोनों में से एक जो आपको सुटेबल लगता है मार लीजिए। नेक्स्ट अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। महिला समृद्धि योजना 1993, बहुत पुरानी स्कीम, याद नहीं है, नहीं पता है क्या स्कीम है। विमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 1998, पुरानी स्कीम, नहीं पता। महिला सामख्य प्रोग्राम 1989, पुरानी स्कीम, नहीं पता। नेशनल पोषण प्लान 2003, ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बार प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण प्लान को लॉन्च किया है और बार बार कुपोषण मुक्त भारत की बात की है। ये मोदी जी का प्लान है, यानी कि मुझे डेट भी नहीं पता है लेकिन मुझे पता है ये जो पोषण प्लान है ना ये मोदी जी ने लॉन्च किया है, यानी कि 2014 के बाद का लॉन्च है। तो बाकी सब सही हो ना हो, ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो आंसर फोर्थ नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। तो अगेन देखो, मुझे इतने सारे नहीं पता था लेकिन बस मुझे एक पता था जिससे मैंने आंसर निकाल लिया। याद रखिएगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा वो नहीं स्कोर करता है जिसको फुल पता रहे। एग्जाम में सबसे ज्यादा वो स्कोर करता है जो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा लगाता है एग्जाम के पेपर में, अपना ठंडे दिमाग से बैठकर पूरे क्वेश्चंस को इन डेप्थ एनालाइज करता है और उसके बाद जाके वो अटेम्प्ट करता है ज्यादा से ज्यादा। अपनी नॉलेज को अलग अलग तरीके से यूज करिए और क्वेश्चन बनेंगे आपसे, क्योंकि आपने पढ़ा है। ये कॉन्फिडेंस आपको रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट अपीयर सेम एंड, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन सिविल सर्विसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज व्हिच वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, और यदि नहीं पता है आपको तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में तुक्का लगाने का कोई तरीका नहीं है। इन द इंडियन सिविल सर्विस in 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कंपेयर टू द यूरोपियंस। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये मुझे फैक्ट या फिगर नहीं पता है, लेकिन मैं कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है मैं बहुत क्लियरली बोला हूं एक बात। क्या बोला हूं? कि जो ब्रिटिश थे उनके मेजर पिलर्स थे जिसे बोला जाता था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जिसमें में से एक आती थी आर्मी और एक आते थे सिविल सर्वेंट्स। ये दोनों का परसेंटेज क्या हुआ? कम होने लग गया बाय द टाइम 1940s, और यहीं पर इनका जो ब्रिटिश का स्टील फ्रेम था वो कमजोर होना लग गया था और इसी वजह से उन्हें मजबूरी में छोड़ना भी पड़ा था भारत को। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इवन इफ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट वन, मैं जानता हूं या तो ओनली टू या तो सी होगा, दो में से एक होगा, वन और डी तो कभी नहीं होगा, ये मुझे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया। 40-45 अगेन एक नहीं पता है, तो मुझे पता है ज्यादा साइड में है, कितना होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। इसका आंसर एक्चुअली 40% होता है। 50% बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस होता है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम में मैं 40-45 ही सबसे सूटेबल मान करता यदि ये ऑप्शंस रहते तो। दिस वुड हैव बिकम मोर डिफिकल्ट हैड द ऑप्शन बीन 25-30, 35-40, तो उसमें मैं लाइकली 30 को ज्यादा प्रिफर करता यदि मुझे नॉलेज नहीं होती तो। बट ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा अपर एंड में है और इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता है किसी भी समय में मिलिट्री। आज की डेट में कितना है? 2.5% है जीडीपी का, तो उस समय तो बहुत ज्यादा रहेगा, उससे 40% ज्यादा नॉर्मली मैंने कभी पीरियड में नहीं देखा, जब गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, द 6 पॉइंट फॉर्मूला प्रपोजल ऑफ इंडिया फॉर साउथ एशियन रीजन वाज प्रेजेंटेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। पता है तो ठीक है, वरना मत अटेम्प्ट करो, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, न्यूज में नहीं था, क्यों आया मुझे भी नहीं पता। तो एक्चुअली ये प्रेजेंट किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच का जो समझौता ना हो, ताकि तेलंगाना जो एक बैकवर्ड रीजन है उसे कुछ नुकसान ना झेलना पड़े, इस वजह से ये प्रपोजल को पास किया था। नहीं आता इस क्वेश्चन को बिल्कुल घबराओ मत, ये एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, बहुत कम लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द तुलसी प्लांट वो हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, फेनॉल्स एंड लिथियम बाइकार्बोनेट्स। ये क्वेश्चन है। अब इनऑर्गेनिक एसिड, कभी भी ऑर्गेनिक चीज में इनऑर्गेनिक एसिड तो रहेगा नहीं यार। क्या H2SO4 रहेगा? नहीं रहेगा। HCl रहेगा? ये सब तो नहीं रहेगा, तो इनऑर्गेनिक एसिड होगा नहीं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारी चीजों में होता है, फॉर एग्जाम्पल टैमरिंड,
टैमरिन में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में होता है, उसके बाद लेमन में होता है, सब चीजों जो भी खट्टी चीज है उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो क्या सारी की सारी चीज ऑर्गेनिक जिनमें एसिड है वो सारी की सारी चीज मेडिसिनल वैल्यू है? नहीं, ये तो एसिड का कोई मेडिसिन से रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, नहीं पता, देखते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट आता है लिथियम बाइकार्बोनेट, मुझे पता है यार लिथियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ये तो खाते तो नहीं है अपन, तो लिथियम का कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी से रिलेशन नहीं है, इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने लिथियम के बारे में बहुत चीजें पढ़ी हैं। लिथियम आयन बैटरी के बारे में पढ़ा है, बचपन में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि लिथियम को ओपन रख दो तो आग लग जाती है लिथियम पोटेशियम को, ये सब पढ़ा है अपन ने। तो क्या है, ये लिथियम तो नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? एलिमिनेशन से मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इस ऑप्शन पे आ गया जो कि सही ऑप्शन है। इस तरीके से आप पहुंच सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अगेन फिर ये वाला क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड मैं छोड़ दे रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर रिलेटेड टू स्किल्स डेवलपमेंट? स्पेसिफिक नाम है, स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प श्रेयस, पता है मारो, नहीं पता है तो छोड़ दो, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगेगा। ये क्लास में आपको नॉलेज के लिए नहीं करा रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे इन द गिवन नॉलेज आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, ये पर्पस है इस वीडियो का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रबड़, कॉफी, ऑलिव, शुगरकेन। अब डिपेंड करता है आपको कितना पता है। मुझे एक बात पता है, रबड़ कहां उगता है? ट्रॉपिकल एरिया में। तो ट्रॉपिकल एरिया में या तो राजस्थान, मतलब ये जहां से इक्वेटर पास होता है, इक्वेटोरियल रीजन के आसपास कोई जगह मेंशन होगी तो मैं उनको मार दूंगा। तो ये थाईलैंड है, काइंड ऑफ इक्वेटर से थोड़ा आसपास ही है, इसको मैं कंसिडर कर सकता हूं। नेक्स्ट आता है कॉफी। कॉफी नॉर्मली उगती है पहाड़ों में, हायर एरिया में, जिसमें सबसे ज्यादा एक नाम अपन हमेशा सुनते हैं, ब्राजील। मंगोलिया का नाम मैंने कॉफी में कभी भी नहीं सुना। नेक्स्ट आता है ऑलिव और शुगर केन। शुगर केन में तो सबसे ज्यादा आई थिंक सबको पता होगा ब्राजील है, तो क्योंकि शुगर की बार बार इंडिया और ब्राजील का डिस्कशन होते रहता है, इंडिया, ब्राजील, यूएस, ये तीन सबसे बड़े हैं, तो शुगर केन का ब्राजील तो पता ही होगा। ऑलिव यदि आपको पता होगा तो ऑलिव, ग्रेप्स, ये सब जो होते हैं मेडिटेरेनियन क्रॉप्स होते हैं। ये मेडिटेरेनियन क्रॉप्स मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितने कंट्रीज हैं वहां पर उगते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो इसको। कॉफी मंगोलिया में, ये आपको पता होना चाहिए, कॉफी मंगोलिया में नहीं बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और डी निकालना बहुत आसान है, रबड़ और शुगर केन आपको पता होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट कॉफी, कॉफी भी पता रहता है नॉर्मली, तो ये क्वेश्चन जो है ये मीडियम डिफिकल्ट हो जाता है यदि आपको नहीं पता है, तो आप ज्योग्राफी की कम नॉलेज रखते हो तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अ पैन इंडिया कैंपेन, एक पहल लॉन्च ऑन सितंबर 2000 वाज रिलेटेड टू, ये अगेन करंट अफेयर्स का हो गया, तो डिपेंड करता है उस समय आप कैसे प्रिपेयर्ड रहे होगे। ये जस्टिस डिलीवरी का था, आज की डेट में नॉन रिलेवेंट है। Who among the following visitors to India did not belong to the Portuguese country? पोर्चुगल के कौन से नहीं थे? तो बारबोसा, डोमिंगा पाएस, पीटर मुंडी, फनुआ नुनेस। पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना। वैसे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 11th की एनसीईआरटी से लिया गया है, तो 11th नहीं, सॉरी 12th की एनसीईआरटी से लिया गया है। तो पता है यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दो। इसका आंसर है वैसे कि पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो थे वो ब्रिटिश मर्चेंट थे जो आए थे। पता है तो ठीक है, नहीं है तो घबराना नहीं, इस समय इसमें अपन कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते। हालांकि मेरा एक फ्रेंड है जिसे पोर्चुगीज की कुछ नॉलेज है, वो नाम के बेसिस में उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि पीटर मुंडी जो नाम है, पीटर नाम कहीं से भी पोर्चुगीज नाम नहीं लग रहा है। तो यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज है, फुटबॉल प्लेयर्स का नाम देखते हो आप, या कुछ पोर्चुगीज कोई मूवीज देखे हो, कुछ ऐसे टाइप से कुछ भी देखे हो, तो आपको आइडिया लगता है तो ठीक है। मुझे उस चीज का आइडिया नहीं है तो मैं उसमें दिमाग नहीं बता सकता आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल ऑफ इंडिया? ये उस समय बिल बहुत ज्यादा न्यूज में था, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, तो बहुत सारी इजी चीजें हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी लीगल तरीके से एक्ट में मेंशन नहीं है, तो ये होगा। आज की डेट में ये फिर से हट चुका है रेलेवेंस से। Which of the following kings were elected chosen directly by the people? Elected पूछा जा रहा है। हर्षा, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लवमाल। अब देखो ये सारे किंग है, मुझे नहीं पता है, क्या मैं कुछ दिमाग लगा सकता हूं? मैंने हर्षा डायनेस्टी तो पूरी पढ़ी है, तो मैं जानता हूं हर्षा जो थे ये तो गुप्ता के फ्यूडेटरीज थे, बाद में हर्षा ने रूल करना स्टार्ट किया था। हर्षा तो इलेक्टेड बिल्कुल नहीं था, तो जहां पर भी वन है मैं उसको हटा दूंगा।
तो 1 तो ऑप्शन नहीं होगा आंसर, 2, 3, 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मैं सोचता हूं गोपाल यशोवर्मन। गोपाल यदि आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो ये पाला रूल का है। पाला रूल के बारे में अपन ने देखा है, 750 से 1100 के बीच में इन्होंने रूल किया है, पता है तो ठीक है। नेक्स्ट आता है यशोवर्मन। मुझे पता है यशोवर्मन जो है वर्मन डायनेस्टी के हैं। ये जो डायनेस्टी है, एग्जैक्ट रूल मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है ये मेडिवल इंडिया की आती है, 12th सेंचुरी के बाद की ये डायनेस्टी है कहीं की। मैं जानता हूं जितने भी इलेक्शन और डेमोक्रेटिक सेटअप हुए हैं ना इंडिया में, वो एंशिएंट पीरियड में हुए हैं। तो एक बात तो पक्की है, मेडिवल इंडिया में ऐसा एक्सपेरिमेंट, जब इतनी ब्रूटैलिटी थी, लगातार लोग इन्वेट कर रहे थे, तो थर्ड तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जहां पर भी थर्ड होगा मैं ऑप्शन को काट दूंगा। तो आंसर आ गया 3, 2 एंड 4। इस तरीके से मैंने आंसर निकाल लिया। बात समझ रहे हो आप? लॉजिक से फिर से निकल गया। अब ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए, गोपाल जो थे पहले फाउंडर मेंबर थे पाला डायनेस्टी के। 750 एडी में इन्होंने पाला डायनेस्टी फॉर्म की थी, जो कि एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी, जो कि बंगाल के एरिया में फैली हुई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फैली हुई थी। और इन्होंने सबसे पहली बार एक बड़ी डायनेस्टी ईस्ट इंडिया में फॉर्म की थी। और दूसरी बात, पल्लव के ये थे, इनका भी इलेक्शन हुआ था। ये दोनों का नाम ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। अब पोटैटो के बारे में यदि आपको पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं पता है तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को। मैं जानता हूं कि पोटैटो जो है 2 जगह लगाई जाती है, कूल जगह में लगाई जाती है, गर्मी वाली जगह में तो नहीं लगाई जाती है, मुझे पता है। यदि हमारे यहाँ हमारे इलाके में लगाए जाते हैं तो ठंड में लगाई जाती है, यानी कि विंटर सीजन में लगाई जाती है। यानी कि एक बात साफ है कि गर्मी वाले इलाके में जब ये लगाते ही नहीं आलू को, तो गर्मी वाला इलाका तो सेंटर नहीं होगा। तो जितने भी ऑप्शन है मैं देख रहा हूं, अच्छा सारे कोई गर्मी वाले ऑप्शन दिख भी नहीं रहे हैं एक्सेप्ट सेनेगल। सेनेगल कहां हो गया? अफ्रीका का पोर्शन हो गया। तो ये सी तो नहीं होगा, बिल्कुल बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शिमला। शिमला में बहुत छोटी सी जगह है, और इंडिया जो है ओवरऑल टेम्परेट कंट्री है भी नहीं, बहुत छोटा सा पोर्शन टेम्परेट एरिया में आता है। हिमालय के कारण टेम्परेचर जो है कंपेयर टू अदर लैटिट्यूड्स ज्यादा ही रहता है, इस वजह से शिमला इतनी छोटी सी जगह में इतना इंटरनेशनल सेंटर नहीं होगा। आंसर होगा लीमा या डबलिन। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो रहने दो ये, लेकिन आंसर डेफिनेटली ए या डी में से ही कुछ ना कुछ होगा। ये अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। इसका आंसर है लीमा पेरू। नहीं पता है तो छोड़ दो। मुझे भी फाइनली जब मैंने देखा ये सेंटर कोई बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला लीमा पेरू में सेंटर है, लेकिन बी और सी को मैंने एलिमिनेट कर लिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन एक्यूज राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड। कौन सी शहर में हैंग किया था? यूपी के। तो पता है तो ठीक है, आंसर है गोरखपुर, वरना मत मारो इस क्वेश्चन को, छोड़ दो नहीं पता है तो। नेक्स्ट करो, कंसिडर द फॉलोइंग कलारीपट्टू, थंगटा, मलखम, गटका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडियन गेम्स। पता है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारे के सारे जो हैं ये बहुत पॉपुलर गेम्स हैं, मुझे पता है, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं। कलारीपयट्टू जो है केरल का है, मलखम तो बहुत तरीके से है, एमपी महाराष्ट्र बहुत एरिया का है, गटका जो है पंजाब का है, थंगटा जो है मार्शल आर्ट है नॉर्थ ईस्ट का। तो पता है तो ठीक है, सारे के सारे बहुत पॉपुलर हैं। यदि मुझे नहीं भी पता होता तो आई वुड हैव टेकन अ गेस कि बिकॉज सारे के सारे बहुत पॉपुलर हैं, तो सारे के सारे मैं आंसर मार्क के करके आता कि इन्हें सबके सबको इंक्लूड किया करेगा, और आप देखोगे यही आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच वन इज ऑड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। बीजिंग किसका कैपिटल है? चाइना का। लंदन किसका कैपिटल है? ब्रिटेन का। टोक्यो किसका कैपिटल है? जापान का। न्यूयॉर्क किसी का कैपिटल नहीं है, यही ऑड वन हो गया। हाउ इज लीवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज। कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मारो, नहीं पता है तो हटा दो। लेकिन यदि दिमाग लगाना है तो क्या दिमाग लगाया जा सकता है, कैसे लगाए वो सोचते हैं। ग्लूकोज लेवल इन द लीवर डिमिनिशेस। पता है क्या लीवर क्या फंक्शन करता है? नहीं पता है तो छोड़ दो। लेकिन मैंने एक ऑप्शन देखा, इन लीवर ट्राइग्लिसराइड्स, ये पढ़ के मुझे समझ में आ गया ये क्या है, एक तरीके का फैट है। अब जो फैट होता है ना नॉर्मली, इसका डाइजेशन, मुझे इतना तो पता है भाई कि जो फैट का डाइजेशन होता है, ये बेसिक मैंने 10th की बायोलॉजी बुक से पढ़ा है कि फैट का डाइजेशन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इन लीवर ट्राइग्लिसराइड्स डिक्रीज,
ये जो है लीवर का इस फैट से कोई काम धंधा है नहीं, तो थर्ड फोर्थ तो गलत है। अब या तो ग्लूकोज बढ़ेगा या तो घटेगा, ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज का। तो एक्चुअली होता क्या है, लीवर क्या करता है, जब लीवर जो बेसिकली ग्लूकोज को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और आ, उस फॉर्म में जब अपन शुगर का कंजम्पशन बंद कर देते हैं, वो ग्लूकोसॉइड फॉर्म वापस ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एनर्जी कम होती है, एनर्जी हमें मिलती है। तो लीवर में जो ग्लूकोज रहेगा वो कम हो जाएगा, तो ग्लूकोज लेवल इन लीवर डिमिनिशेस। पता है तो ठीक है, वरना ये दो तो नहीं है। इतना मेरे को बायो का नॉलेज है, थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। ए 1 या 2 में से आप मार सकते हो। बिल्कुल नॉलेज नहीं है बायोलॉजी की तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। अब ये कुछ फोक सॉन्ग्स दिए हैं और ओकेशनल सिंगिंग। ये फोक सॉन्ग्स कब गाए जाते हैं, ये सारे के बारे में है। मेरे को फोक सॉन्ग्स की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं। रसिया, कजारिया, चैती, सोहर। ऑप्शन देखता हूं, सीजनल गीत, विवाह, इस तरीके के नाम है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैं नाम देखा तो मुझे क्या समझ में आया, चैती। चैती से मुझे समझ में आया कि ये चैत्य के बारे में बात कर रहा है, जो एक मंथ है। और ऐसा ही ऑप्शन मुझे देखा सीजनल गीत, यानी कि ये एक पर्टिकुलर मंथ में गाया जाता है, इसलिए इसे सीजनल गीत कहा जाता है। तो ये तो मैं पक्का हो गया कि ये सीजनल गीत होता है। यदि मैं इसको लेकर मारता हूं तो क्या ऑप्शन कोई बैठता है? फोर्थ का ऑप्शन जो है, मतलब डी का जो ऑप्शन है 1, ये सिर्फ एक ऑप्शन में बैठ रहा है। तो यहां से मेरा आंसर बैठ गया, बना एक भी चीज पता करे। बस मुझे एक हिंदी मंथ का महीना पता था जो रिलेट हुआ, और मैं इसका आंसर मार कर दिया। क्या 100% फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है? नहीं है भैया, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ट्राई कर सकते हो। अब कोई बोलेगा सर ये भी हो सकता था, यहां पर भी विवाह एंड सीजनल गीत हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, तो मैं ऐसा देख लेता हूं। क्या इसमें कोई ऑप्शन है जिसमें डी को 3 मार्क किया है, ये सॉरी ये 1 को 3 मार्क किया है? तो ये वाला ऑप्शन यदि मैं देखूं तो ए को 3 मार्क किया है, तो ये 1 या 2 दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन मुझे क्या पता है, सोहर गाना पता है मुझे। सोहर हमारे यहां बहुत पॉपुलर गीत है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब मुझे पता है सोहर गीत गाया जाता है। यदि आपको पता है तो ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लो, संस्कार गीत हो जाएगा सोहर। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसको छोड़ दो। लेकिन इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था, और ये मोस्ट ऑफ द केस में सही बैठ जाएगा। एटलीस्ट 2 ऑप्शन को आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर दोगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, consider the following governors of Reserve Bank of India and arrange them in chronological order. Select the correct। chronological order में अरेंज करना है। ऑप्शन क्या है, IG पटेल, रंगाराजन, सुब्बाराव, मनमोहन सिंह। अब भैया मेरे को ये डेट तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है। एक चीज क्या पता है, मनमोहन सिंह जो 1991 में क्या थे, जब एलपीजी रिवॉल्यूशन हुआ, जब मार्केट को ओपन किए, तब 1991 में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। एक बार जो इंसान फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद तो वो आरबीआई का गवर्नर नहीं बनेगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ऊंची पोस्ट है। तो यानी कि मनमोहन सिंह जो है 1991 के पहले ही आरबीआई के गवर्नर कभी रहे होंगे, ये मैं निकाल सकता हूं इतनी नॉलेज से। तो अब मैं बाकी सारे के नाम देखता हूं, तो मुझे ये पता है कि डॉक्टर डी सुब्बाराव जो है ना, ये अभी अभी के आदमी है। ये एक्चुअली रघुराम राजन के जस्ट पहले जो थे आरबीआई गवर्नर, वो सुब्बाराव थे। और सी रंगाराजन भी एक बहुत ही पॉपुलर इंसान है, आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इनके बारे में आपको बहुत बार मिलते रहेगा। यानी कि सी रंगाराजन और डी सुब्बाराव अभी अभी के आदमी हैं। ये मुझे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पेपर पढ़ते समय, कुछ इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ते समय मुझे पता है। तो मैं एक बात समझ सकता हूं कि 4 जो है पहले आएगा किससे, 1 से। 4 जो है पहले आएगा 3 से। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से क्या मुझे कोई नॉलेज मिलता है, 4 पहले आ रहा है 3 से, 1 से, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 4 पहले आ रहा है 1 से, ये भी हो सकता है। 4 पहले आ रहा है 1 से 3 से, ये भी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है। फिर मैं थोड़ा सा और तिकड़म लगाने की कोशिश करूंगा, यदि मुझे ऐसा लगता है तो कुछ हो रहा है। अब मुझे आईजी पटेल का नाम मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना, आज के पहले मैंने कभी नहीं सुना है, क्योंकि मैंने कभी भी आरबीआई के गवर्नर की लिस्ट नहीं देखी है। तो मुझे लगा कि बाकी सारे नए बंदे हैं, तो मुझे क्या लगता है ये आईजी पटेल सबसे पुराना होगा, तो मैं इसको फर्स्ट नंबर पे बैठा देता हूं। ऐसा अटेम्प्ट करने का तरीका है, फुल प्रूफ नहीं है, सिर्फ अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं।
तो मैं कोशिश करूंगा कि आईजी पटेल को मैं सबसे पहले बैठा देता हूं, उसके बाद होंगे मनमोहन सिंह और उसके बाद कुछ और ऑर्डर होगा। तो 2-4 यदि मैं बैठता हूं तो ये बी सही आ जा रहा है और यही सही ऑप्शन भी है। थोड़ा सा लॉजिक लगाया, थोड़ा सा किस्मत पर डिपेंड किया और मैंने आंसर को मार्क कर दिया। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। आपको प्लेस सेलेक्ट करनी है, यूपी की ही प्लेस है, कहां कहां पर हुआ है। तो यार ये तो पता होना चाहिए क्योंकि 1905 है, 1905 का बनारस सेशन बहुत फेमस है। ये अपन ने देखा था गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर ये सेशन हुआ था। यहां पर पहली बार स्वदेशी मूवमेंट का रिफॉर्म पास हुआ था। और लखनऊ भी बहुत फेमस है 1916 का, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का वापस से एक एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए एग्री हो गए थे। और ये था अंबिका चरण मजुमदार के सेशन में, उनकी लीडरशिप में हुआ था। तो ये दोनों तो मुझे पता होने ही चाहिए, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बोला था। तो ये दोनों के बेसिस से क्या मेरा ऑप्शन अटेम्प्ट हो रहा है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन होगा 1 और फोर्थ का ऑप्शन होगा 2 या सी। ये दोनों मुझे पता होना चाहिए। तो इस बेसिस में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो मार्क हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो इवन दो मुझे मीरठ और कानपुर नहीं पता होगा, हालांकि मैं आपको कानपुर के लिए भी याद रखने बोला था, 1925 का बहुत फेमस सेशन था। मीरठ का उतना फेमस सेशन नहीं था, मैंने आपको मीरठ याद करने के लिए नहीं बोला था, आई विल बी ऑनेस्ट विद दैट। लेकिन ये आंसर को आप बहुत इजीली ऑप्ट कर सकते थे यदि आपको दो भी पता होता तो। नेक्स्ट अपन आते हैं, वाटर पॉल्यूशन ऑफ रिवर इज मेजर्ड बाय। कैसे मेजर किया जाता है पता होना चाहिए, बेसिक साइंस है, अपन पढ़ते आए हैं। एक टर्म अपन सुनते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सुनते आए हैं। पता है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन देखो, अमाउंट ऑफ क्लोरीन, अमाउंट ऑफ ओजोन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो होता क्या है, मैं थोड़ा सा सोचूंगा तो पॉल्यूशन क्या होता है, जब एक अनवांटेड चीज, एक अनवांटेड थिंग क्या करती है, रिप्लेस करती है किसी वांटेड चीज को। तो यार समुद्र में या पानी में सबसे वांटेड चीज क्या होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन कम होता है पानी में। वो ऑक्सीजन यदि किसी भी तरीके से रिप्लेस हो रहा है कोई अदर गैस से, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, दिस वुड बी द आंसर। ये पता भी होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। Where in India the first rubber-based tire metro is being built? पता है तो ठीक है, ये एक्चुअली बजट 2021 में अनाउंस किया गया था कि पहली बार ये नियो मेट्रो बिल्ड होगी। नियो मेट्रो था क्या था, जिसके चक्के होंगे, और ये चक्के कहाँ होंगे, सीधा ये मेट्रो रोड में चलेंगी। तो पहली बार नासिक में अनाउंस हुआ था, पता है तो ठीक है। अदरवाइज ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आज की डेट में तो रेलेवेंट भी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर इज कॉल्ड। ऑप्शन देखो, टसर, गोसामर, मूंगा, अहिंसा सिल्क। आपको कुछ सिल्क के बारे में कुछ पता है तो मारो, नहीं पता है तो छोड़ो। अब देखो, मुझे पता है कि इंडिया में जो सिल्क टाइप होती हैं मेजरली 4 टाइप की होती हैं। जो सबसे डोमिनेंट सिल्क हैं वो होती है मलबरी सिल्क, उसके बाद आती है एरी सिल्क, फिर आती है टसर सिल्क, और लास्ट में एक आती है मुगा सिल्क। ये 4 टाइप की सिल्क है जो सिल्क वॉर्म से बनती है। और ये सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स को जो है बॉइल वाटर में उबालना पड़ता है, उससे वो मर जाते हैं। तो इसी के विपरीत एक दूसरी सिल्क टेक्निक बनाई गई है जिसे अहिंसा सिल्क बनाते हैं, जिसमें सिल्क वॉर्म्स को मारा नहीं जाता है। यानी कि ये अहिंसा सिल्क भी जो क्या है, सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होती है। ये गलत हो गया, मुंगा नहीं है, एक्चुअली मुगा होगा ये। तो मुगा सिल्क ये सेंट्रल इंडिया में बहुत कॉमन है, सॉरी ये मुगा सिल्क आसाम वाले एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो ये नहीं होगा। टसर सिल्क मैंने एक वैरायटी बताया। तो गुसामर सिल्क इज एक्चुअली द आंसर। यदि आपको सिल्क की नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, व्हीट, शुगर, हनी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कॉटन, सेल्यूलोज, मिल्क, लैक्टोज। मिल्क लैक्टोज तो सबको पता है। व्हीट, शुगर, ये भी एक्चुअली बहुत फेमस स्टोरी है। यदि आपको पता होगा, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, जर्मनी में जब हिटलर की राइज हुई थी तब एक बेसिक सिचुएशन ऐसी आई थी कि वहां शुगर नहीं बन पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो गन्ना आ रहा था, शुगर केन, वो यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। तो हिटलर जुगाड़ू आदमी थे, उन्होंने क्या किया, कुछ और चीज से प्रोड्यूस करने का आदेश दिया रिसर्चर्स को, और यहां पे व्हीट से शुगर प्रोड्यूस हुई थी। तो ये जो सही है, कॉटन सेल्यूलस होता है, ये अपने को पता ही है, हनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको बन जाना चाहिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। 4th होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हिमाचल प्रदेश,
मणिकरण। अब देखो एक्चुअली ये हॉट स्प्रिंग है। अब देखो यार, हॉट स्प्रिंग का नाम मैं आपको बताऊं तो इवन मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट रहा हूं यूपीएससी का। जब मैं इंटरव्यू में अपेयर करता था, मैं हर बार ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ अपेयर किया हूं, बट मुझे भी सिर्फ और सिर्फ 3 हॉट स्प्रिंग्स का नाम पता है। तो ये जो महाराष्ट्र और गुजरात के ये जो नाम है ना, नारायणी और वजेश्वरी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश का मणिकरण जो है ये बहुत कॉमन है, ये तो सही है। और उड़ीसा का ताता पानी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ताता पानी जो है छत्तीसगढ़ का है, ये बहुत फेमस है। यहां पर एनटीपीसी ने कुछ रिसर्च प्लान भी डाले हैं, तो इस बेसिस से मैंने मान लिया। बट ये सी और डी के बारे में मुझे भी नहीं पता है, तो बनता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपके नॉलेज के ऊपर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ये वाले क्वेश्चन जो हैं कभी भी डिफरेंस नहीं लाते हैं, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा सा बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, उसमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई। अब बहुत सारे लोगों को मोनोक्लाइमैक्स क्या होता है यही नहीं पता होगा। तो इस थ्योरी, दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, तो इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना। वैसे इसका आंसर है एफी क्लीमेंस। बनता है तो ठीक है, 99% से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यही सीरीज अपन कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में भी, जहां पर अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस को फिर से उठा के समझेंगे कि कैसे अपन कम नॉलेज के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।